अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतता तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करना और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस लेना संभव हो जाता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीओके को वापस लेने का दावा कर रही है। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को नहीं मानते हुए 1948 में खुले तौर पर कश्मीर में जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी। मोदी सरकार ने पीओके को लेकर कानून बदलकर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है। ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला लगता है, हकीकत में ऐसा करना बेहद मुश्किल है। हमें समझना होगा कि भारत पीओके को मिलाएगा तो सिर्फ वहां की जमीन नहीं बल्कि वहां की जनता को भी भारत में मिलाना पड़ेगा। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ कैमरामैन उमर अंसारी। अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतता तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करना और 1962 में चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस लेना संभव हो जाता। मोदी सरकार के मंत्री प्रताप राव जाधव ने रविवार 7 जुलाई को यह बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीओके को वापस लेने का दावा कर रही है। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार के 4 अन्य दिग्गज मंत्री भी पीओके को लेकर आक्रामक बयान दे चुके हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि मुसलसल भाजपा के कई मंत्री इस बात को कहते आए हैं कि पीओके की आवाम शुरुआत से ही भारत के साथ आकर अपने भविष्य को एक बेहतर कल देना चाहती है। 5 मई 2024 को न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा था कि पीओके की जनता एक दिन खुद ही कहेगी कि हमें भारत में विलय करना चाहिए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई 2024 को न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक अपने इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। सही समय पर सही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या यह भाजपा का एक कड़ा संकल्प है या फिर महज एक खोखला वादा। दोस्तों, इस मसले की हकीकत को बारीकी से समझने के लिए हमें इतिहास के पृष्ठों में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल पहले अंग्रेजों और सिखों के बीच छिड़े युद्ध के बाद राजा गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच 1846 में अमृतसर संधि हुई थी। 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह के बीच जम्मू और कश्मीर को लेकर यह समझौता हुआ था। इस अमृतसर समझौते के जरिए गुलाब सिंह इस रियासत के राजा बने थे। राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख नानकशाही रुपए में कश्मीर घाटी और लद्दाख, बल्तिस्तान, कारगिल और लेह समेत तमाम जागीरों को खरीदते हुए उसे जम्मू में मिला लिया था, जिस पर पहले ही उनका शासन था। करीब 89 साल बाद 1925 में डोगरा वंश के हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा बने। मशहूर अखबार दैनिक भास्कर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 1865 में होंजा कंजुट इलाका कश्मीर रियासत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के राजा ने यहाँ एक भव्य किला बनवाया था। 1869 में हुंजा के मीर ने कश्मीर के महाराजा की संप्रभुता को मान्यता दी थी। 1891 में मीर ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों के साथ मिलकर कश्मीर के राजा ने हमला किया। हुंजा के मीर ने झिंजियांग भागकर जान बचाई। 1914 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन की सीमा तय करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची थी। तिब्बत ने इसे मान लिया लेकिन चीन इसे नहीं माना। चीन ने कश्मीर रियासत के हुंजा समेत बड़े हिस्से का दावा किया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस दावे का विरोध किए बिना चीन की बात मान ली। एक रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन ने अपने एक पत्र में लिखा था कि हम चीन को जितना मजबूत बना सकेंगे और जितना अधिक हम उसे पूरे काशगर यारकन क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, उतना ही वो इस क्षेत्र में रूसी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोकने में ब्रिटेन के लिए ताकतवर साबित होगा। 1937 तक चीन ने रस्कम घाटी पर भी अपना दावा ठोक दिया था। इस तरह कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा देश की आजादी के पहले ही चीन के साथ मिल गया था। अगस्त 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश के रूप में आजाद हुए थे। उस समय देश में 570 से भी ज्यादा रियासतें थी। इस एक्ट के अनुसार इन रियासतों के शासकों को यह फैसला करना था कि वे भारत के साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। उनके पास एक प्रोविजन यह भी था कि वो चाहे तो आजाद रह सकते हैं। देश की आजादी के समय तक 560 रियासतों ने भारत में विलय करने का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ भी जाना पसंद नहीं किया। विलियम नॉर्मन ब्राउन ने अपनी किताब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है कि 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत भेजते हुए लिखा कि कश्मीर के महाराजा के लिए यह समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल नहीं होता तो उसे भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। करीब 2 महीने बाद पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से
कबायलियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। आधुनिक हथियारों से लैस और पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट कंट्रोल वाले करीब 2000 कबायली बसों से और पैदल कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंच गए। 22 अक्टूबर को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमा लिया और 26 अक्टूबर तक उरी और बारामूला उनके कब्जे में आ गया। पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामूला में जमकर हिंसा की। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक बारामूला में उस दौरान 11,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की हत्या की गई। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जान बचाकर श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। इसी दिन हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस विलय पत्र के खंड 4 में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को नहीं मानते हुए 1948 में खुले तौर पर कश्मीर में जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी। इस लड़ाई के कुछ महीनों बाद ही लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ और दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित की गई, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अपने मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटी। जम्मू कश्मीर रियासत के जितने हिस्से को पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा गया। 1971 की लड़ाई में हार के बाद पाकिस्तान ने गिलगित और बल्तिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से अलग कर दिया। इसे पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न एरिया नाम दिया गया। बाकी बचे हिस्से को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम दिया। फिलहाल भारत के पास जम्मू कश्मीर रियासत का 60%, पाकिस्तान के पास 30% और चीन के पास 10% हिस्सा है। दोस्तों, गौरतलब है कि डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौड़ के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासत की पूरी जमीन भारत की है। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को पूरी तरह से भारत में मिलाने के कागज पर दस्तखत किए थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों ने 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इसके कब्जे वाले जमीन को खाली करना होगा। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश किए। पहला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023, दूसरा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। दोनों सदनों से पास होकर ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। उन्होंने इन विधेयक को पेश करते हुए 2 बातें कही थी। पहली कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित कर दी गई है क्योंकि वे भारत का हिस्सा है। और दूसरी, पहले जम्मू में 37 सीटें थी लेकिन अब 43 हो गई हैं। वही कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, अब 47 हो गई हैं। मोदी सरकार ने पीओके को लेकर कानून बदलकर इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगर सरकार इससे आगे कोई भी प्लान बनाती है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक राम मंदिर, धारा 370 और सीएए के बाद अब पीओके को घोषणा पत्र में शामिल कर बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी मजबूती से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है। अब एक बार फिर अगर पीओके के मुद्दे को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल फिर बढ़ेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर बीजेपी को जम्मू इलाके में भले ही सफलता मिल जाए लेकिन कश्मीर में इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला। डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी के मुताबिक भी ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला लगता है। हकीकत में ऐसा करना बेहद मुश्किल है। हमें समझना होगा कि भारत पीओके को मिलाएगा तो सिर्फ वहां की जमीन नहीं बल्कि वहां की जनता को भी भारत में मिलाना पड़ेगा क्योंकि वहां रह रहे लाखों लोगों को वहां से निकालना संभव नहीं है। पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर के लोगों की एथनिसिटी बिल्कुल अलग है। वहां के लोगों की भाषा और रहन सहन काफी अलग है। ऐसे में हर चीज बंदूक की ताकत पर नहीं हो सकती। भारत के लिए पीओके को मिलाना आसान नहीं है जब तक कि वहां के लोग भारत में खुद ना मिलना चाहे। ये बात असंभव है। तो दोस्तों, अब लगता है कि ये पूरा मामला निर्भर करता है पीओके की जनता पर कि आखिर वे क्या चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या आपको वास्तविकता में लगता है कि बीजेपी और मोदी पीओके को वापस लेने वाली अपनी बात पर खड़े उतर पाएंगे या फिर महज एक खोखला दावा कर रहे हैं ये लोग? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।